नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एक और राहत पैकेज लाने की तैयारी में मोदी सरकार। कोरोना से प्रभावित सेक्टर्स को मिलेगी वित्तीय मदद। जी हां दोस्तों, पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। अब सरकार ने प्रभावित सेक्टर्स पर इस महामारी का आकलन शुरू कर दिया है और उन्हें इस मुश्किल की घड़ी से उभारने के लिए एक और राहत पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, एविएशन, होटल व्यवसाय और टूरिज्म ने अभी उभरना ही शुरू किया था कि अचानक आई इस दूसरी लहर ने फिर से उन्हें तगड़ी चोट पहुंचाई है। सूत्रों के मुताबिक इन सेक्टर्स को सरकार की तरफ से तत्काल प्रभाव से आर्थिक मदद की जरूरत है। इसके अलावा कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले सेक्टर एमएसएमई को भी इस दूसरी लहर में गहरा धक्का लगा है। इसे भी वित्तीय मदद की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक इन सेक्टर्स को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए सरकार मौजूदा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में ही कुछ बदलाव कर सकती है। मौजूदा समय में करीब 6.5 करोड़ एमएसएमई देश की जीडीपी में 30% का योगदान करते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ने भी महामारी से प्रभावित छोटे कर्जदारों के लिए लोन रिस्ट्रक्चर स्कीम का ऐलान किया था। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में पोस्ट कोविड बीमारियों का भी फ्री में होगा इलाज। सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना नेगेटिव हो चुके मरीजों के लिए नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक कोविड नेगेटिव होने के बाद पोस्ट कोविड दिक्कतें झेल रहे मरीजों का फ्री में इलाज होगा। यूपी सरकार ने फैसला तब लिया है जब कई मरीजों को कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने भी इस बाबत साफ कहा है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का भी ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए गठित टीम 09 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा है कि टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट के मंत्र के अनुरूप कोरोना के खिलाफ हमारी रणनीति कारगर सिद्ध हो रही है। कोविड टेस्टिंग भी तेजी से हो रहा है, साथ ही दैनिक केस में भी कमी आती जा रही है और रिकवरी दर बेहतर हो रही है। आपको बता दें, वर्तमान में प्रदेश में कुल 62,271 एक्टिव कोरोना मरीज हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना की वैक्सीन और दवाएं हो जाएंगी टैक्स फ्री। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना के इलाज में जारी दवाओं, उत्पादों, उपकरणों और वैक्सीन पर सरकार जीएसटी हटा सकती है। कई राज्यों ने केंद्र सरकार से यह मांग की है। जीएसटी हटाने को लेकर फैसला अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों, 7 महीने के लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार यानी कि 28 मई को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक होनी है। राज्यों ने जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक बुलाने पर खुशी जताई है। राज्यों को उम्मीद है कि सरकार कोरोना महामारी के बीच जीएसटी को लेकर यह राहत दे सकती है। अभी वैक्सीन पर 5%, जबकि कोरोना से जुड़ी दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेट पर 12% जीएसटी लगता है। कुछ राज्यों ने कोरोना के इन सभी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी खत्म करने या कम करने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। 12 से 17 साल के बच्चों पर 100% कारगर है मॉडर्ना का टीका। ट्रायल के नतीजे आए सामने। जी हां दोस्तों, भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है और इस बीच तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो सकता है। हालांकि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशखबरी मिली है और मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन 12 से 17 साल के उम्र के बच्चों पर प्रभावी है। मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के बच्चों पर हुए दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायलों के नतीजे घोषित किए हैं। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने दावा किया है कि मॉडर्ना वैक्सीन की पहली डोज 12 से 17 साल के बच्चों में कोविड-19 के खिलाफ 93% प्रभावी है और दूसरी खुराक लगने के 2 हफ्ते बाद 100% प्रभावी व सुरक्षित पाई गई। मॉडर्ना के ट्रायल में 12 से 17 साल के 3,732 बच्चों को शामिल किया गया। इनमें से 2,488 बच्चों को दोनों डोज लगाई गई। कंपनी का कहना है कि वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले बच्चों में कोरोना के लक्षण सामने नहीं आए हैं। नतीजे आने के बाद मॉडर्ना ने कहा कि वह अपनी वैक्सीन को बच्चों के लिए मंजूरी दिलाने के लिए अमेरिका की रेगुलेटर बॉडी एफडीए के पास जून में अप्लाई करेगी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आईएमए की पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी, वैक्सीन पर भ्रम फैला रहे हैं बाबा रामदेव, लगे देशद्रोह का केस। जी हां दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मांग की गई है कि योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। आरोप लगाए गए हैं कि बाबा रामदेव की तरफ से कोरोना टीके को लेकर भ्रामक और गलत बयान दिए गए हैं। उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टर्स को लेकर भी विवादित बयान दिए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक चिट्ठी लिखी है। आईएमए और बाबा रामदेव के बीच ये तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। जो विवाद एक व्हाट्सएप मैसेज के पढ़ने से शुरू होता है, वो अब देशद्रोह तक आ पहुंचा है। तमाम डॉक्टर्स इस समय बाबा रामदेव से ना सिर्फ नाराज हैं, बल्कि उनके बयान को मनोबल गिराने वाला बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। आगे बढ़ा चक्रवात यास, बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जी हां दोस्तों, अति गंभीर चक्रवात का रूप धारण कर चुके यास चक्रवात उड़ीसा के तट से टकरा गया है। इसकी वजह से कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ों के उखड़ने की तस्वीर भी देखने को मिली है। यास की वजह से पश्चिम बंगाल के तट के कई किलोमीटर दूर तक दुकानों और घरों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने बंगाल और उड़ीसा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं चक्रवात से खतरे को देखते हुए बंगाल और उड़ीसा में 12 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर किसानों ने मनाया काला दिवस, काले झंडे लहराए। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपने आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर बुधवार को काला दिवस मनाया है और इस दौरान उन्होंने काले झंडे फहराए, सरकार विरोधी नारे लगाए, पुतले जलाए और प्रदर्शन किया। गाजीपुर में प्रदर्शन स्थल पर थोड़ी अराजकता की खबर भी आई है, जहां किसानों ने भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती के बीच केंद्र सरकार का पुतला जलाया। काला दिवस प्रदर्शन के तहत किसानों ने 3 सीमाओं क्षेत्रों सिंधु, गाजीपुर और टीकरी पर काले झंडे लहराए और नेताओं के पुतले जलाए। दिल्ली पुलिस ने लोगों से कोरोना वायरस संक्रमण से हालात और लागू लॉकडाउन के मद्देनजर इकट्ठा नहीं होने की अपील की है और कहा है कि प्रदर्शन स्थल पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वह कड़ी नजर बनाए रखे हैं। किसान नेता अवतार सिंह महमा ने कहा है कि न केवल प्रदर्शन स्थल पर बल्कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के गांवों में भी काले झंडे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने अपने घरों और वाहनों पर भी काले झंडे लगाए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। व्यापारिक संगठन केट की मांग, 1 जून से मार्केट खोले दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, कारोबारी समुदाय की संस्था फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आगामी 1 जून से दिल्ली के बाजारों और दुकानों को खोलने की मांग की है। दिल्ली के प्रमुख व्यापारी नेताओं की बैठक के बाद नेताओं ने कहा कि 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली में लॉकडाउन के कारण दुकानों एवं बाजारों के बंद होने से व्यापारी बुरी तौर पर प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण उन पर वित्तीय संकट काफी गहरा गया है। इसलिए अब जब कोरोना के मामले दिल्ली में काफी काबू में आ गए हैं, ऐसे में अब आगामी 31 मई या 1 जून से दिल्ली में बाजारों को खोला जाना बेहद जरूरी है। केट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा ने बताया कि बैठक में शामिल सभी व्यापारियों ने कहा कि कोविड के सभी सुरक्षा उपायों के अनिवार्य उपयोग के साथ आगामी 31 मई अथवा 1 जून से दिल्ली में बाजार खोले जाएं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना और ब्लैक फंगस के बीच नई आफत, दिल्ली में बड़ा डेंगू चिकनगुनिया का प्रकोप। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में डेंगू और चिकनगुनिया के काफी मामले सामने आए हैं। यहां तक कि दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों ने बीते 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली के सभी एमसीडी से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में डेंगू के 4 मामले सामने आए, वहीं चिकनगुनिया का मामला 1 सामने आया है। इसके साथ ही मलेरिया के 8 केस भी मिले हैं, जिससे पिछले 5 महीनों में डेंगू के केसों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। आपको बता दें, साल 2013 के बाद यह आंकड़ा सबसे ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जल्द ही भारत इजरायली हेरॉन ड्रोन को करेगा एलएसी पर निगरानी के लिए तैनात।
जी हां दोस्तों, भारतीय सेनाओं को चीन से लगने वाली सीमा पर निगरानी रखने में विशेष मदद मिलने वाली है। दरअसल जल्द ही इजराइल के हेरॉन ड्रोन भारत को मिल जाएंगे। इस ड्रोन के जरिए सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और पैनी निगरानी रख पाएगी। कोरोना महामारी की वजह से ड्रोनों की डिलीवरी में देरी हुई है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सेना को 4 ड्रोन मिलेंगे और जो ड्रोन मिलेंगे वो पुराने वर्जन से एडवांस होंगे। इनकी एंटी जैमिंग क्षमता पहले से काफी बेहतर हुई है। इन नए ड्रोन्स की खरीदारी इमरजेंसी फंड के जरिए की गई है। केंद्र सरकार ने चीन से जारी विवाद के बीच 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड जारी किया था। इससे कुछ ड्रोन अमेरिका से भी खरीदे जा रहे हैं। ये ड्रोन बटालियन लेवल पर मुहैया कराए जाएंगे। हाथों से ऑपरेट किए जा सकने वाले इन ड्रोन का इस्तेमाल किसी आशंकित जगह की जानकारी जुटाने में किया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सांसद के तौर पर शशि थरूर को अयोग्य घोषित किया जाए, भाजपा सांसद ने लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद शशिकांत दुबे ने कोरोना के वेरिएंट को बार बार इंडियन वेरिएंट कहकर पुकारने के लिए कांग्रेस के शशि थरूर को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में दुबे ने कहा कि शशि थरूर सूचना तकनीकी वाली संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद का इस्तेमाल अपनी पार्टी के हित साधने और केंद्र सरकार की छवि खराब करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि दुबे भी आईटी समिति के सदस्य हैं। दुबे ने पत्र में कहा कि स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में शशि थरूर मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। टूल किट प्रकरण को लेकर वे केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े कद के नेता से संयम व्यवहार की उम्मीद होती है, लेकिन वे जिस तरह से पेश आ रहे हैं वह उचित नहीं है। शशिकांत दुबे ने कहा कि कोरोना के भारत में पहली बार पाए गए वेरिएंट B1617 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसी नाम से पुकारे जाने की बात कही है, लेकिन शशि थरूर के केंद्र सरकार की आपत्ति के बावजूद इसे इंडियन वेरिएंट के नाम से पुकारते रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। गाजा में हमास का प्रभाव कम करने के लिए अमेरिका ने खेला फिलिस्तीन पर बड़ा दांव। जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गाजा में 11 दिनों तक चली लड़ाई के बाद हुए सीज फायर और फिर गाजा क्रॉसिंग को खोलने पर सभी देशों ने खुशी जताई है। इजराइल के इस कदम के बाद हमले से प्रभावित इलाकों में पीड़ितों को मदद पहुंचाने में तेजी आई है। इस बीच अमेरिका ने यरूशलेम और फिलिस्तीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ये वादा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वेस्ट बैंक के दौरे के समय रमल्ला में किया है। ये वादा उन्होंने फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास की मौजूदगी में किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका फिलिस्तीन को वित्तीय मदद के तौर पर $7.5 करोड़ यानी लगभग 5.5 अरब रुपए देगा। अमेरिका ने सिर्फ इतना ही वादा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि वो गाजा में लोगों की मदद के लिए करीब 40 करोड़ और फिलिस्तीनी स्थित संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी को 2.5 अरब रुपए की मदद देगा। अपने इस दौरे पर ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका इस बात से भलीभांति वाकिफ है कि सीज फायर का पूरा फायदा यहाँ की मूलभूत चुनौतियों को हल करने में किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक इसकी शुरुआत गाजा में पैदा हुए गंभीर मानवीय संकट को हल करने से होगी। अपने बयान में उन्होंने हमास को लेकर भी अमेरिकी नीति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन चाहता है कि हमास को किसी भी तरह से आर्थिक लाभ नहीं पहुंचना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, हमास एक आतंकी संगठन के तौर पर चिन्हित है और प्रतिबंधित है। हालांकि गाजा में इसकी पकड़ काफी मजबूत है। ब्लिंकन ने फिलिस्तीनी राष्ट्र अध्यक्ष को कहा कि यदि अमेरिकी मदद को सही तरह से वितरित किया गया तो इससे गाजा में हमास का प्रभाव कम होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो अगले 24 घंटों के दौरान भीषण चक्रवात यास कमजोर होकर उड़ीसा के अंदरूनी हिस्सों पर डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा और आगे झारखंड पर एक डिप्रेशन के रूप में कमजोर पड़ जाएगा। गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्वी भारत, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ भारी बारिश होने की भी संभावना है। इसके अलावा दोस्तों सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं दोस्तों दक्षिणी राजस्थान, विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में ठीक ठाक तेजी दर्ज की गई, जिससे सोना 48,500 रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर निकल गया। वहीं चांदी की कीमत में भी जबरदस्त उछाल आया है, जिससे चांदी 71,000 रुपये प्रति किलोग्राम के ऊपर निकल गई है। पिछले कारोबार सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48,062 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 70,732 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। आपको बता दें दोस्तों, आज दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में 527 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई, जिससे सोने का भाव 48,579 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो आज दिल्ली सराफा बाजार में चांदी के दाम 1,043 रुपये बढ़कर 71,775 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें रोजाना महंगाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। कीमतें अब एक दिन छोड़कर एक दिन बढ़ रही हैं। आपको बता दें दोस्तों, मुंबई वालों को अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए करीब 100 रुपये खर्च करने होंगे। देखने वाली बात यह है कि कच्चा तेल 65 से 66 डॉलर पर ही टिका हुआ है, लेकिन देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना नया ऑल टाइम हाई बना रही है। मोदी सरकार के 7 सालों में पेट्रोल 22 रुपये से ज्यादा महंगा हो चुका है। हालांकि इस दौरान पेट्रोल के रेट 56 रुपये तक भी गिरे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मलेशिया में कोरोना वायरस का नया मामला कुत्तों से इंसानों में फैला। जी हां दोस्तों, मलेशिया में वैज्ञानिकों ने एक नया कोरोना वायरस का पता लगाया है। माना जा रहा है कि यह कोरोना वायरस कुत्तों से पैदा हुआ है और इसकी चपेट में कई साल पहले कुछ लोग भी आए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो यह पशुओं से इंसान में आया 8वां वायरस होगा। साथ ही इंसान के सबसे अच्छे दोस्त कहे जाने वाले कुत्ते से आया पहला वायरस होगा। कुत्ते से इंसान में कोरोना वायरस के आने का खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब दुनिया में कोरोना महामारी ने कहर बरपा रखा है। शोधकर्ताओं का इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि क्या अन्य वायरस मौजूद है और अब तक हमें इसका पता नहीं चल पाया है। पिछले करीब 20 सालों से वायरसों पर काम करने वाले महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर ग्रेगरी गे ने अपने एक छात्र को कोरोना वायरस के मौजूदा जांच से इतर एक शक्तिशाली टेस्टिंग टूल बनाने का जिम्मा सौंपा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। आम आदमी को लगेगा झटका, जल्द बढ़ेगी एसी, फ्रिज जैसे कंज्यूमर अप्लायंसेस की कीमतें। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के कारण पहले ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे आम आदमी को एक और झटका लगने वाला है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के कारण जुलाई 2021 से कंज्यूमर अप्लायंसेस 10 से 15% तक महंगे हो सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को थामने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन से कंज्यूमर ड्यूरेबल समेत गैर जरूरी आइटम्स की बिक्री फिलहाल बंद है। वहीं कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों ने कुछ कंपोनेंट की कमी और मेटल के ग्लोबल प्राइसेस बढ़ने के कारण फरवरी 2021 में प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई थी। अब लॉकडाउन के कारण इन कंपनियों की बिक्री बहुत घट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। कोर कमोडिटी CRB इंडेक्स अप्रैल 2021 में साल दर साल आधार पर 70% चढ़ गया है। इससे कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस राज्य में सांची का स्तूप स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।